जी नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिशन उत्कर्ष के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो है इतिहास। टॉपिक की हेडिंग देख लीजिए, इतिहास, और अपने नोट्स बुक में प्यारी सी हेडिंग लगा दीजिए, इतिहास। हम भारतीय इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक ऐसा इतिहास जो बहुत ही शानदार और बोला जाए तो एक मस्त तरीके से, शानदार तरीके से हमें इतिहास के बारे में जाने। हमें रटना नहीं है इतिहास को, हमें इतिहास रटना नहीं है, हमें इतिहास को समझना है, क्योंकि समझी हुई चीजों को हम भूल नहीं सकते। रटाफिकेशन एक दिन, 2 दिन, 4 दिन चलेगा, फिर दिमाग से निकल जाएगा। तो चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और टॉपिक का नाम है इतिहास। तो इतिहास को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल मिशन उत्कर्ष के अंदर। तो देखिए, इतिहास है क्या? आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, इसकी परिभाषा पढ़ी होगी कि वो पुरानी घटनाएं, उनको इतिहास कहा जाता है। डेफिनेशन को समझिए, पुरानी घटनाओं को। कौन सी पुरानी घटनाएं? आखिर वो कौन सी घटनाएं जिसको इतिहास के अंदर रखा जाता है, पूरी चर्चा करेंगे। कौन सी घटनाएं घटित हुई है जिनको इतिहास के अंदर रखा जाता है। इतिहास को कितने भागों में विभाजित गए हैं, कौन से भाग है, क्या अभिलेख है, क्या शिलालेख है, सारी सब कुछ चर्चाएं करेंगे। देखिए इतिहास, तो सबसे पहले इतिहास के अंदर नंबर 1 बात आती है कि सर घटनाएं कौन सी रखी जाती है, यानी वो कौन सी घटनाएं जिसको इतिहास के अंदर गिना जाता है। अभी आपने देखा होगा कि कोरोना बीमारी चल रही है, ठीक है, वर्तमान के लिए वो कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जब हमारी पीढ़ी आएगी, यानी जब हमारे बच्चे आएंगे, 30, 40, 50 साल का गैप पड़ जाएगा, उसके बाद ये जो घटना है वो एक इतिहास के अंदर गिनी जाएगी। नॉर्मली घटनाएं इतिहास के अंदर नहीं गिनी जाती। कौन सी घटनाएं? दिमाग ओपन करके देख लीजिए एकदम। वो घटनाएं जो किसी न किसी रूप से, वो घटनाएं जो किसी न किसी रूप से मानव जीवन या भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है, वो घटनाएं इतिहास के अंदर रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कोई लड़ाई हो गई वो इतिहास बन जाएगा, इतिहास नहीं बनेगा वो। अभी मैंने उदाहरण दिया था कोरोना क्या है? आप देख लो, कोरोना पूरा का पूरा विश्व जूझ रहा है, पूरा का पूरा विश्व, मतलब एक तरीके से विश्व के अंदर अफरा तफरी मच चुकी है। ये इतिहास के अंदर गिना जाता है, क्योंकि ये मानव जीवन को भी प्रभावित कर रहा है और साथ में भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। तो ये घटनाएं इतिहास के अंदर गिनी जाएगी, ना कि जो छोटी मोटी होती है। ऐसा नहीं है कि सास-बहू के अंदर लड़ाई होगी वो इतिहास के अंदर गिना जाएगा, वो सब चीजें नहीं आती है। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य क्या है कि वो घटनाएं जो मानव जीवन को प्रभावित करती है और भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है, वो सभी घटनाएं किसके अंदर रखी जाएगी? इतिहास के अंदर। नंबर 2, और कौन सी घटनाएं हैं? देखो, इतिहास होना कैसा चाहिए? इतिहास कैसा होना चाहिए? तो याद रखना, इतिहास होना चाहिए क्रमबद्ध। यानी क्रमबद्ध का अर्थ क्या है? जैसे मान लो अभी हम पढ़ रहे हैं इतिहास के बारे में, फिर क्या पढ़ेंगे? मतलब जैसे एक बच्चा है, वो क ख ग सीख रहा है, उसके बाद ए आ सीखेगा, उसके बाद किताब पढ़नी सीखेगा। यानी जीवन का क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी क्रमबद्ध घटनाओं को ही किसके अंदर रखा जाएगा? इतिहास के अंदर। किसके अंदर रखा जाएगा? इतिहास के अंदर। नंबर 1 कौन सी है? यानी जो मानव जीवन को प्रभावित करता है और मानव जीवन के साथ साथ है भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित करता है, वो घटनाएं किसके अंदर रखी जाएगी? इतिहास के अंदर। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि वो घटनाएं क्या होनी चाहिए? क्रमबद्ध होनी चाहिए, यानी एक से लगा करके, जैसे 1, 2, 3, 4 जो भी है क्रम, उसका एक क्रम होना चाहिए, सुनिश्चित क्रम होना चाहिए। नंबर 2 इतिहास है। नंबर 3 बात आती है इतिहास के अंदर साक्ष्य। क्या आना चाहिए? साक्ष्य। साक्ष्य का अर्थ क्या है? प्रमाण। क्या अर्थ है? प्रमाण, यानी उसके प्रमाण भी होने चाहिए। अब प्रमाण की बात आती है कि प्रमाण क्या होता है? साक्ष्य प्रमाण कितने मिलने चाहिए? तो याद रखना, वो घटनाएं जिनका प्रमाण किसी न किसी 2 या 2 से अधिक जगहों से मिला जाता है, वो ही प्रमाण गिने जाएंगे। यानी कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिनका प्रमाण एक जगह से मिलता है, तो वो इतिहास के अंदर नहीं गिनी जाएगी। यानी कम से कम उसके प्रमाण लिखित हो, चाहे कुछ भी हो, प्रमाण कितने रूप से मिलने चाहिए? 2 रूप से। तो नंबर 1 बात की थी, रटाफिकेशन नहीं करना है हमें,
हमें एकदम शानदार तरीके से समझना है। अब कैसे समझना है, देखो इतिहास, इतिहास के अंदर कौन सी घटनाएं रखी जाएगी, तो नंबर 1 वो घटनाएं जो किसको प्रभावित करती है, मानव जीवन को, यानी मानव जीवन को पूरा खदेड़ के रख देती है वो। नंबर 2 जो भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित करती है, यानी मानव जीवन के साथ साथ भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित करती है, वो घटनाएं इतिहास के अंदर लिखी जाएगी नंबर 1। नंबर 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो घटनाएं घट रही लेकिन उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो देखो उसकी कंडीशन के लिए सबसे बेस्ट बात यह कि वो क्रमबद्ध होनी चाहिए, उसका एक सुनिश्चित क्रम होना चाहिए, इकरी बिक्री नहीं होनी चाहिए कि इधर उधर उधर, वो सभी नहीं होगा, एक सुनिश्चित जिसका क्रम है घटनाओं का, वही इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। नंबर 3 जो घटनाएं घट रही है उसका क्या मिलना चाहिए, साक्ष्य, यानी उसका प्रमाण भी होना चाहिए। अभी जैसे मान लो मैंने आपको बोल दिया कि वो घटनाएं घटी थी, मैंने कुछ ऐसी घटनाएं बता दी जो आपको मानव जीवन को भी प्रभावित करिए, साथ साथ में भौगोलिक जीवन को भी प्रभावित करिए। नंबर 2 मैंने उसका आपको क्रम भी बता दिया, लेकिन मैंने उस घटना का कोई आपको प्रमाण नहीं दिया, तो वो घटनाएं नहीं गिनी जाएगी, याद रखना। वो एक विशेष मैंने आपको बताया तो कोई मंदड़ कहानी बता दी, वो घटनाएं नहीं गिनी जाएगी। अर्थात वो घटनाएं जो किसी न किसी मानव जीवन को या भौगोलिक जीवन को प्रभावित करती है और जिसका जो क्रमबद्ध हो और क्रमबद्ध के साथ साथ उसके साक्ष्य यानी उसके प्रमाण भी मिले हो, वो सभी घटनाएं किसके अंदर रखी जाएगी, इतिहास के अंदर। किसके अंदर रखी जाएगी, इतिहास के अंदर। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो हम बात करते हैं साक्ष्य की। साक्ष्य क्या है, यानी प्रमाण कैसे, तो देखो बात करते हैं साक्ष्य की। तो दोस्तों साक्ष्य होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वो प्रकार कौन से वो देख लीजिए, बताऊंगा। प्रकार को आपका रटना है नहीं, प्रकार कैसे याद रखने हैं, प्रकार की डेफिनेशन यानी परिभाषा कैसे याद रखनी है, सारी की सारी चीजें हम आराम से क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि याद करने के अंदर कोई दिक्कत ना हो। नंबर 1 जो प्रमाण है वो है पुरातात्विक। नंबर 2 दूसरा प्रमाण है वो है साहित्यिक। नंबर 3 जो प्रमाण है वो है विदेशी विवरण। देखो नंबर 1 पुरातात्विक, नंबर 2 साहित्यिक, नंबर 3 विदेशी प्रमाण। आखिर प्रमाण तो हमने बात की थी साक्ष्य यानी प्रमाण यानी सबूत। तो प्रमाण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के प्रमाण देखे गए। कौन से, नंबर 1 पुरातात्विक, नंबर 2 साहित्यिक, नंबर 3 विदेशी विवरण। अब देखिए कि पुरातात्विक क्या है, साहित्यिक क्या है और विदेशी प्रमाण क्या है, इसके बारे में एकदम ध्यान से सुनिए। अपने रजिस्टर के अंदर नोट्स बनाते रहना, नोट्स बुक के अंदर, ताकि आपको याद करने के अंदर सरलता प्रदान हो। देखो पुरातात्विक का अर्थ क्या है, इसका अर्थ होता है खुदाई के समय। इसका अर्थ क्या होता है, खुदाई के समय। उसके बाद आता है साहित्य का अर्थ होता है लिखित प्रमाण। विदेशी विवरण करते हैं, जैसे मान लो भारत के अंदर कोई व्यक्ति आया, जाना माना व्यक्ति था, वो उस समय की घटनाओं को अपनी बुक के अंदर लिख लेता है, तो जो विदेश से आए हुए व्यक्तियों के द्वारा जो वर्णन मिलता है उसको हम कहते हैं विदेशी विवरण। चलो तो नंबर 1 साक्ष्य कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन से, नंबर 1 पुरातात्विक, नंबर 2 साहित्यिक और नंबर 3 विदेशी विवरण। हम तीनों की चर्चा करेंगे, आज हम केवल इनको समझेंगे। बाकी जब हम कला और साहित्य के अंदर हम इसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कर देंगे कि क्या होता है पुरातात्विक, क्या होता है साहित्यिक, क्योंकि वो टॉपिक बहुत बड़ा है। लेकिन मैं एग्जांपल देते हुए आपको इनको समझाते हुए लेते चलूंगा। तो चलो पहले बात करते हैं हम पुरातात्विक, यानी जो खुदाई के प्रमाण मिले हुए, जो खुदाई से प्रमाण मिले हुए उसको कहा जाता है पुरातात्विक। नंबर 2 बात आती है साहित्यिक प्रमाण। तो साहित्यिक प्रमाण करते हैं जो लिखित प्रमाण मिलने उसे कहा जाता है साहित्यिक प्रमाण। नंबर 3 विदेशी विवरण। तो विदेशी विवरण जैसे मान लो इंडिया के अंदर कोई व्यक्ति आया है
वो उस समय की यानी उसके समय की जो वर्तमान घटनाएं है उसका वो लेखा जोखा कर रहा है। वो लिख रहा है कि जैसे मान लो भारत के अंदर आया है तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, घर कैसे बने हुए, कौन सी सभ्यता चल रही है, क्या चल रही है, किस समय क्या कौन सा प्रकार चल रहा है, तो वो जो विवरण अपनी पुस्तक के अंदर लिखता है उस विवरण को कहा जाता है विदेशी विवरण। अब देखो नंबर 1 बात करते हैं हम पुरातात्विक साहित्य की। नंबर 1 पुरातात्विक साहित्य। तो पुरातात्विक साहित्य की डेफिनेशन क्या होती है? खुदाई के दौरान मिले प्रमाण। खुदाई के दौरान मिले प्रमाण को क्या कहा जाता है? पुरातात्विक साहित्य। अब देखो पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक साहित्य, पुरातात्विक साहित्य खुदाई के दौरान कहां मिलते हैं? तो सबसे पहले आप याद रखना वो मिलते हैं अभिलेखों पर। किस पर मिलते हैं? अभिलेख पर। सर ये अभिलेख क्या होता है? तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अभिलेख होते क्या है, अभिलेख किनको कहा जाता है, अभिलेख किसके समय अभिलेख लिखने प्रारंभ हुए थे। तो याद रखना, देखो बात आती है अभिलेखों की। अभिलेख क्या है? किसी कठोर सतह पर किसी कठोर सतह को कोमल या समतल बनाकर लेख उत्तीर्ण करना अभिलेख कहलाता है। अभिलेख क्या है? कि किसी कठोर सतह को कोमल या समतल बनाकर लेख उत्तीर्ण करना किसके अंदर कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। कैसे होता है? देखो आपने देखो होगा का पत्थर देखा है आपने, पत्थर देखा है आपने, जैसे मान लो ये बहुत बड़ा पत्थर है। अब होता क्या है? इस पत्थर को समतल बना दिया जाता है, यानी जैसे मान लो आगे का भाग है, उस आगे के भाग को एकदम समतल बना दिया जाता है, ग्राइंडर वगैरह से पूरा एकदम घिस करके शानदार चिकना बना दिया जाता है और इस पर कुछ न कुछ लिख दिया जाता है, तो वो गिना जाता है अभिलेखों के अंदर। अभिलेख के कितने प्रकार हैं? कौन से? तो नंबर 1 यदि हम अभिलेखों के प्रकार की बात करें तो अभिलेखों के प्रकार के अंदर नंबर 1 आता है, वो आता है शिलालेख। क्या आता है? शिलालेख। तो अभिलेख हेडिंग डाल दीजिए, अभिलेख। अभिलेख के अंदर नंबर 1 बात करेंगे वो है शिलालेख। शिलालेख। चलिए शिलालेख क्या होता है? तो देखो शिलालेख क्या होता है कि किसी चट्टान के अगले भाग को, यानी कोई चट्टान है, यानी किसी चट्टान के अगले भाग को किसी चट्टान के अगले भाग को समतल करके उस पर लेख उत्तीर्ण करना किसके अंतर्गत आता है? शिलालेख के अंदर। जैसे मान लो कोई पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर के अगले भाग को समतल बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? समतल बना करके उस पर किसी न किसी प्रकार का कोई राजा है या कोई राजवंश है या किसी विशेष व्यक्ति का उस पर विवरण लिख दिया जाता है, तो वो किसके अंदर आएगा? शिलालेख के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? शिलालेख के अंतर्गत आएगा। देखो
अभिलेख, अभिलेख के अंदर हम चर्चा कर रहे थे शिलालेख की। तो किसी चट्टान के अगले भाग को समतल करके उस पर जो लेख उत्कीर्ण कर दिया जाता है वो किसके अंतर्गत आता है? शिलालेख के अंदर। तो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? शिलालेख तो हमने पढ़ लिया कि आप डेफिनेशन याद कर लोगे, लेकिन आज की क्लास का सबसे बड़ा शानदार क्वेश्चन क्या है कि शिलालेख सबसे पहले किसके काल में प्रारंभ किए गए थे? ये याद रखना है आपको, क्योंकि शिलालेख क्या है? डेफिनेशन आप याद कर लोगे, परिभाषा क्या आप रख लोगे, लेकिन किसके काल में प्रारंभ किया गया था ये बहुत बार पूछा जाता है। इस पेपर में नहीं तो अगले पेपर में, अगले में नहीं तो उससे अगले में, यानी एक या दो पेपर छोड़ करके क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शिलालेख किसके काल में प्रारंभ हुआ था। तो किसके काल में प्रारंभ हुआ था? किस वंश के? यानी मौर्य काल के अंदर। किसके अंदर? मौर्य काल के अंदर सर्वप्रथम क्या प्रारंभ हुआ था? शिलालेख। क्या प्रारंभ हुआ था? शिलालेख। तो चलो शिलालेख के बारे में हमने बात कर दी है। अगला है स्तंभ अभिलेख। कौन सा है? स्तंभ, फिर गुहा अभिलेख, सारे पढ़ेंगे, सारी चर्चा करेंगे आज की क्लास में। तो चलो अगला है नंबर 2। कौन सा है? स्तंभ लेख। कौन सा लेख है? स्तंभ लेख। अब देखो स्तंभ नाम से ही पता चलता है, स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबा। क्या होता है? खंबा। आपने सुना होगा स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबा। खंबा वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो खंबा नहीं है। खंबा कौन सा है? देखो ऐसा होता है खंबा, और इस खंबे पर एक ढक्कन लगा दिया जाता है, ये खंबा बन गया। अब देखो क्या है, इसकी जो ढक लगा दिया जाता है, यानी जो ऊपर का भाग है, इस ऊपर के भाग के अंदर एक पशु की आकृति बना दी जाती है। यानी किसका चिन्ह कर दिया जाता है? यानी पशु का आंकलन या फिर पशु का अंकन, एक ही बात है। घिसो जी को ठंडो जी को बात बराबर है। यानी एक पशु का आंकलन बना दिया जाता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? तो देखो उसके बाद इसके अंदर उल्टे कमल की पत्तियां लगा दी जाती है। किसकी? उल्टे कमल की पत्तियां लगा दी जाती है। उसको कहते हैं क्या है? उल्टे कमल की पत्तियों को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अधोमुखी। क्या कहा जाता है? अधोमुखी। क्या कहा जाता है? अधोमुखी। और अधोमुखी का अर्थ होता है उल्टे कमल का, उल्टे कमल के पत्तों का चिन्ह। उल्टे कमल के पत्तों का चिन्ह, यानी अधोमुखी का अर्थ क्या होता है? उल्टे कमल के पत्तों का चिन्ह। उसके बाद क्या कर दिया जाता है? इसको समतल कर दिया जाता है पूरे को, फिर कुछ जगह लेख लिख दिया जाता है। कुछ जगह क्या कर दिया जाता है? लेख लिख दिया जाता है। उसके बाद इस भाग को खाली छोड़ दिया जाता है, जिस पर कुछ और भी लिखा जाता है। तो देखो स्तंभ अभिलेख ये आकृति होती है। स्तंभ अभिलेख के ऊपर जो ऊपर का भाग होता है, यानी खंबे के ऊपर का जो ढक्कन होता है, उस ढक्कन पर एक पशु का आंकलन कर दिया जाता है। नंबर 2 जो फिर नीचे का जो भाग आता है सेकंड नंबर का, वो आता है जो कमल की पत्तियां होती है, यानी कमल की पत्तियों का उल्टा निशान कर दिया जाता है, जिसको कहा जाता है अधोमुखी। क्या कहा जाता है? अधोमुखी। अब देखो इसका जो निचला भाग है इसको कहा जाता है यष्टि। क्या कहा जाता है? यष्टि। और जो ऊपर का भाग है उसको कहा जाता है फलक। क्या कहा जाता है? फलक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चित्र का, और अपने जो नोट्स बुक है उसके अंदर शानदार इसी प्रकार से बनाए रखिए, ताकि आपको समझने के अंदर दिक्कत नहीं होगी। अब देखो स्तंभ अभिलेख हो गया। नीचे के सिरे को क्या कहा जाता है? यष्टि कहा जाता है। ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? फलक कहा जाता है। और स्तंभ के ऊपर जो ऊपर का भाग होता है, यानी जो ढकनुमा आकृति होती है, उस पर पशु का चित्र है वो आंकलन कर दिया जाता है, यानी पशु का चिन्ह अंकन कर दिया जाता है। और उसके जो नीचे का 2 नंबर का भाग है, उस 2 नंबर के भाग पर उल्टी कमल की जो पत्तियां होती है उसका उल्टा निशान बना दिया जाता है, जिसको कहा जाता है अधोमुखी। और जो नीचे का भाग है उस पर कुछ वो खाली छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ अलग से अंकित किया जाता है, उसको कहा जाता है यष्टि। बहुत बार पूछा जाता है कि स्तंभ अभिलेख क्या है, समझाइए। तो स्तंभ अभिलेख के अंदर आप ये सब चीजें याद रखना। उसके बाद बात आती है गुहा अभिलेख। यानी गुहा अभिलेख क्या है? स्तंभ अभिलेख के बाद हम चर्चा करेंगे
गुहा अभिलेख हमें रटना नहीं है, हमें पूरी की पूरा का पूरा इतिहास समझना है। और मेरे से जो अगली क्लास मिलेगी वो आपको मोलजी सर की मिल जाएगी, बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से पढ़ाने वाले मेरे अजीज मित्र है, जिसको कहा जाता है, कहावत है लंगोटिया यार। अब देखो नंबर 3 के अंदर बात करेंगे गुहा लेख। कौन सा लेख है? गुहा लेख। तो बने रहिए मेरे साथ। गुहा लेख क्या होता है समझने के लिए। गुहा लेख क्या होता है, नाम सुना है आपने? सुना है आपने नाम? तो देखिए गुहा लेख क्या होता है। आपने गुफा देखी है? गुफा देखी है? गुफा कौन क्या होती है? गुफा। गुफा से एक बात याद आई, वर्तमान के अंदर जो हनीमून बनाने के लिए जगह कौन सी है, समझ गए होंगे आप, ज्यादा नहीं चर्चा करेंगे। देखो गुहा अभिलेख यानी जो गुफाएं होती है, उस गुफाएं के अंदर जो ऊपर का भाग होता है, उस ऊपर के भाग को ग्राइंडर वगैरह से यानी समतल कर दिया जाता है, और समतल करके उस पर कुछ लिख दिया जाता है। उसको किसके अंतर्गत गिना जाता है? गुहा अभिलेख के अंदर। तो देखो क्या होता है गुहा अभिलेख यानी जो गुफाएं होती है, उस गुफाएं का जो ऊपर का भाग है, उस ऊपर के भाग को समतल करके ग्राइंडर से, हाथ से, पत्थरों से, चीनी से, हथौड़ों से पूरे के पूरे से समतल कर दिया जाता है, और समतल करके उस पर कुछ न कुछ लिख दिया जाता है। वो किसके अंतर्गत आएंगे? गुहा लेख के अंदर। किसके अंतर्गत आएंगे? गुहा लेख के अंदर। तो चलो उसके बाद कौन सा अभिलेख आता है? वो आता है मृत भांड। कौन सा आता है? मृत भांड। ये मृत भांड क्या होता है? भांड राजस्थान वाले सुन लीजिए, भांड वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, वो भांड नहीं है। मृत भांड क्या होता है? मृत भांड क्या होता है? आपने नाम सुना होगा। तो मृत भांड यानी जो मिट्टी के बर्तन बने होते हैं। किसके बर्तन? जो मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मृत भांड कहा जाता है। यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उस पर कुछ न कुछ साक्ष्य लिखे होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मृत भांड। आपने देखा होगा एक पनियारी घड़ा लेके आती है, और उस घड़े के अंदर, उस घड़े के बार बहुत ही शानदार डिजाइन से, कुछ लिखा हुआ होता है। वो तो जो आजकल की है ना, फैशन आ गई। लेकिन पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में इन बर्तनों पर अलग अलग जगह अपना नाम लिख लेते, कोई राजा है वगैरह है, जैसे ये मौर्य काल का है वगैरह वगैरह। ये किसके अंतर्गत आता है? मृत भांड के अंदर आता है। मिट्टी के बर्तनों पर कुछ साक्ष्य उत्कीर्ण कर दिए जाते हैं, कुछ लेख उत्कीर्ण कर दिए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मृत भांड के अंदर। ठीक ना? मिट्टी के बर्तन है। मिट्टी के बर्तन से राजस्थान वालों के, जो राजस्थान से देख रहे हैं ना, उनके मन में एक आता है वर्ड नाम आता है, वो आता है ठीकरा। कौन सा वर्ड नाम आता है? ठीकरा। हाँ, तो वो यही ठीक रहे भाई साहब, जो आप समझ रहे हो। ठीक है, तो मिट्टी के बर्तनों के ऊपर शानदार तरीके से जो लेख उत्कीर्ण कर दिए जाते थे, वो किसके अंतर्गत आते हैं? मृत भांड के अंदर। मृत भांड के अंदर अगला जो आता है वो आता है ताम्र अभिलेख। कौन सा आता है? ताम्र अभिलेख। देखिए उसके बाद आता है ताम्र अभिलेख। ताम्र अभिलेख, ताम्र का मतलब क्या होता है? तांबा। यानी तांबे की वस्तु पर कुछ लेख लिख देना क्या कहलाता है? ताम्र अभिलेख कहलाता है। क्या कहलाता है? ताम्र अभिलेख। उसके बाद आता है वो आता है प्रशस्ति। क्या आता है? प्रशस्ति। प्रशस्ति क्या है? क्या है प्रशस्ति? तो याद रखना, प्रशस्ति का मतलब है बढ़ाई करना। जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको पसंद आ गया, तो आप मेरी बढ़ाई कर रहे हो, लेकिन मैं कोई विशेष आदमी नहीं हूं कि आप मेरी बढ़ाई करो। यानी किसी राजा, किसी राजवंश या किसी विशेष आदमी की बढ़ाई करने के लिए जो लेख लिखे जाते थे, वो किसके अंदर आता है? प्रशस्ति के अंदर। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, यानी किसी राजा, राजवंश या किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए लिखा गया लेख किसके अंदर आता है? प्रशस्ति के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? प्रशस्ति के अंदर। यानी किसी विशेष व्यक्ति, जैसे अभी हमारे देश के पीएम कौन है?
मोदी साहब। तो मोदी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन करने के लिए, उनकी बढ़ाई करने के लिए जितने भी पुस्तकें लिखी गई है, जो समाचार पत्रों में, जो न्यूज चैनल के अंदर दिखाया जाता है, वो किसके अंदर आता है? प्रस्तुति। यानी किसी विशेष राजा या किसी विशेष राजवंश या किसी विशेष व्यक्ति का उल्लेख करने के लिए जो लेख लिखे जाते हैं, उसको किसके अंतर्गत गिना जाता है? प्रस्तुति के अंदर। उसके बाद आता है मृदा अभिलेख। कौन सा आता है? मृदा अभिलेख। उसके बाद आता है मुद्रा अभिलेख। कौन सा आता है? मुद्रा अभिलेख। मुद्रा अभिलेख। मुद्रा अभिलेख क्या होता है? मुद्रा अभिलेख है क्या? मुद्रा का मतलब क्या है? आप सभी समझ गए। मुद्रा यानी पैसा, यानी धन, रुपये। अब देखो पुराने काल में क्या चलते थे? नोट चलते थे? नहीं चलते थे नोट, क्योंकि पुराने काल में इतना शानदार कागज नहीं था, ठीक है, और इतने समझदार नहीं थे, आपके जितने इंटेलिजेंट थे नहीं। तो पुराने समय में क्या चलते थे? सिक्के चलते थे। क्या चलते थे? सिक्के। 1 रुपए 2 रुपए के जो सिक्के देखे, वो सिक्के चलते थे। अब देखो सिक्के चलते थे। अब जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, कोई राजा है, वो अपनी पहचान छोड़ना चाहता है, तो वो अपने सिक्कों पर क्या कर देता था? कुछ ना कुछ लिखवा देता था, ताकि पता चल जाए कि हाँ ये उस राजवंश के काल का सिक्का है। तो देखो सर्वप्रथम सिक्कों पर अभिलेख किसने लिखवाया था? सिक्कों पर लेख किसने लिखवाया था? यानी सिक्कों पर लेख लिखने का साक्ष्य सर्वप्रथम किसके काल में मिले जाते हैं? तो वो मिले जाते हैं समुद्रगुप्त। यानी समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम किस पर लिखाया था? मुद्रा पर, यानी सिक्कों पर लेख लिखवाया था। और उसका चित्र बना हुआ है वीणा बजाते हुए। कौन सा चित्र बनाते हैं? वीणा। यानी वो वीणा बजाने वाला चित्र है, वो सर्वप्रथम सिक्कों पर किसने लिखवाया था? तो वो लिखाया था समुद्रगुप्त ने। तो आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे। अब करेंगे कल करेंगे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, कौन से भाग है। तो इतिहास को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं संदीप पारिक आपको इतिहास, जो भारत का इतिहास है, उसके अंदर वो भारत का इतिहास है, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।